तो हम लोगों ने यार पिछली क्लास में बात करी है कि अगर किसी कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स किसी कारण से बदलता है तो उसमें ईएमएफ आता है, कॉइल कंप्लीट है तो उससे करंट फ्लो करता है। और ज्यादातर मैंने एग्जांपल जब दिए तो वहां पर बार मैग्नेट का एग्जांपल दिया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स क्या था, बार मैग्नेट था या अननोन सोर्स था, उसकी हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी। लेकिन इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स वो करंट कैरिंग वायर है। देखिए जरा, मैंने यहां पर एक को सोर्स बोला है, दैट इज प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट फ्लो करना है वो प्राइमरी है, यानी वो किसका काम करने वाला है, अगर इसमें करंट फ्लो करना है तो ये मैग्नेट का काम करने वाला है, ठीक है। और जिस पर इंडक्शन होना है उसको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्राइमरी कॉइल है जो मैग्नेटिज्म देगा, और इस मैग्नेटिज्म के बदलाव की वजह से ये क्या महसूस करेगा, ईएमएफ, और अपने अंदर करंट भी फ्लो करा सकता है। इसका इंडक्शन होना है इसको देख के, नहीं एक करंट कैरिंग कॉइल दूसरी करंट कैरिंग कॉइल को कहेगी कि तुम भी करंट क्यों नहीं फ्लो कराती। नहीं ऐसा होता कि यार कोई बढ़िया शॉपिंग करके आए और अपनी सहेली को दिखा रहे हैं कि देखा कितना अच्छा है, तुम भी खरीद लो, इस तरह का, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, एक ने दूसरे को इंड्यूस कर दिया, है ना, होता है ना। एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब सेम कैटेगरी के लोग एक को दूसरे को देख के रंग बदल देते हैं, दैट, अरे वो अलग चीज है यार, गिरगिट तो बिना वजह से रंग बदलता है, यहाँ देखकर इंस्पायर्ड हो गया, अरे तुम्हारे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, अगले दिन ले आए खुद। तो ये क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करेगा। और अगर ये करंट कंट्रोल किया जा रहा है या चेंज हो रहा है तो तुम कहोगे यार देखो, अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, करंट तो यार वैसे ही, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही प्रोड्यूस होगी, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन करंट में बदलाव है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में जब बदलाव होगा तो ये कॉइल को बदलाव पसंद नहीं है, जब भी बदलाव होता है तो ये अपने अंदर करंट लाता है, अपने अंदर ईएमएफ लाता है, जिसकी वजह से क्या फ्लो करता है, करंट। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है जिसने मैग्नेटिक फील्ड दिया ड्यू टू करंट चेंज, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है जिस पर इंडक्शन हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यार पिछली क्लास में मैंने जितने भी एग्जांपल दिए उसमें म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए मैग्नेट पास या दूर जा रहा था। पहली बार हम क्या बात करें, अरे म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए करंट कैरिंग कॉइल का सहारा लिया है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये करंट ग्रो कर रहा होगा तो यहां लेट अस से नॉर्थ है, करंट वैसे कॉइल समझ नहीं आ रही लेकिन मैं कह रहा हूं यहां नॉर्थ है, तो सामने क्या बनेगा, माय गॉड, अगर करंट ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब सामने वाला नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है, और नॉर्थ स्ट्रांग हो रहा है तो ये अपने अंदर क्या लाएगा, और उसका इधर से अगर देखा जाए तो करंट ऐसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। ये भी एक तरह का अपोज है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ खड़ा करना ये तो हम पहले से ही जानते हैं, नहीं, लेकिन इसका क्लॉकवाइज करंट है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सामने वाली कॉइल। क्या जनता समझ पा रही है? यही मैं ये कहने लगूं कि ये करंट ग्रो करने के बजाय डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही होगी, यानी नॉर्थ वीकर हो रहा होगा, तो सामने फिर क्या बनेगा, साउथ बनेगा, यानी उसका करंट फिर अलग सेंस का हो जाएगा। क्या ये सारी बातें पुराने टॉपिक से लिंक कर पा रहे हैं? थोड़ा ही सा तो अंतर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बदला है और वो क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो इस टॉपिक में आज डिस्कशन का मुद्दा क्या है, इस टॉपिक में डिस्कशन का मुद्दा क्या है, बिल्कुल मैं बताऊंगा। अभी तक बताओ, अच्छा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, d∅dt होता था। ईएमएफ होता था -n d∅dt, ये सबको पता है ईएमएफ क्या होता था, -n d∅dt। अब मुझे बताओ
इस कॉइल में जो फ्लक्स आ रहा है उसके लिए क्या प्राइमरी का करंट जिम्मेदार है? अच्छा चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस कराई है ना? यानी ये फ्लक्स किसकी वजह से है? ड्यू टू सेकेंडरी ऑन प्राइमरी। ठीक है, फ्लक्स इटसेल्फ किसके प्रोपोर्शनल होगा? बी, चलो बी ए कॉस थीटा होता है। यानी यार इस पर जो फ्लक्स टकरा रहा है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? बी पर, इसके खुद के एरिया पे, इनके और इनके अपने ओरिएंटेशन एंगल पे, इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, बी इटसेल्फ किस पे डिपेंड करेगा? क्या बताओ? बी इसके करंट पे। बी किस पे डिपेंड करेगा? करंट एंड मैनी थिंग्स और भी है। अच्छा, इन मैनी थिंग्स का लेना देना किससे किससे है? तो मैं कह सकता हूं यार इन चीजों का लेना देना, इस कांस्टेंट का लेना देना किससे है? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से लेना देना है। टर्न ज्यादा होंगे तो बी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली यार लेंथ से लेना देना है ना? टर्न से लेना देना है ना? एंगल से लेना देना है। इन सब चीजों से लेना देना है कि नहीं है? कुल मिलाकर यार फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। और आई के अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंपल कर दूं, ए कॉस थीटा लिख दूं और बी को लिख देता हूं समथिंग इनटू आई। नहीं, जैसे सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई, रिंग के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 आर इंटू आई। कुल मिलाकर यार यहां कुछ कुछ टर्म्स आएंगे तो तुम देखोगे आई के अलावा यहां बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं? चलो, ईएमएफ के फॉर्मूले को हम नए लुक में लिखने वाले हैं, डी बाई डी टी ऑफ समथिंग इंटू आई। समथिंग इंटू आई, समथिंग का लेना देना इतनी सारी चीजों से है। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्न किसके हैं? किस, प्राइमरी के कि सेकेंडरी के? अच्छा बताओ, जब मैं ईएमएफ लिखता हूं इंड्यूस ईएमएफ, एक मिनट, यहाँ प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है? ये तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? तो एन किसका होगा? एन सेकेंडरी का है। फाई ड्यू टू प्राइमरी ऑन सेकेंडरी है। यार मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ड्यू टू प्राइमरी ऑन सेकेंडरी है। चलो, क्या बताओ, यहां इतनी सारी चीजें जो आ रही मैं उनको अभी नहीं लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एन इंटू बहुत सारी चीज इंटू क्या? डी आई बाई डी टी। और इन बहुत सारी चीजों में अब एन सेकेंडरी और शामिल हो गया तो बहुत सारी चीजें हो गई। क्या इन चीजों को हम कैरी नहीं करना चाहेंगे? इसको हम क्यों ना एक नाम दे दें? तो इतने सारे रिश्तों को हमने एक नाम दे दिया है, क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतनी सब चीजों को कैरी ना करना पड़े, फॉर्मूला थोड़ा गुड लुकिंग आए, तो हमने यार इतनी सारी चीजों को एक नाम दे दिया है, क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम यहां क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है हेनरी। ऑब्वियसली यार इसको मास लेंथ टाइम में लिखा जा सकता है, बट हमने सीधे यूनिट हेनरी बना दी है। तो यार ईएमएफ का जो फॉर्मूला अब तक ये हुआ करता था, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? माइनस एम डी आई बाई डी टी। लेकिन एम क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। एम क्या है? तो मैं कहूंगा यार डी आई बाई डी टी के अलावा जो कुछ भी आता है ईएमएफ के फॉर्मूले में वो क्या है? नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको अपडेट कर रहा हूं, माइनस डी बाई डी टी। अच्छा, यहां एन सेकेंडरी फाई ड्यू टू प्राइमरी, इसको एक साथ लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अरे जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो एन बाहर निकल आएगा। क्या बता, एम क्या है वो समझने के लिए या तो तुम ऐसे समझ लो यार डी बाई डी टी के अलावा जो कुछ आता है वो एम है, या हम ऐसे कहते हैं एन फाई के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आता है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अच्छा बताओ, इस फॉर्मूले में आई इंटू समथिंग आता है कि नहीं? उसी समथिंग का नाम तो एम है, उसी को डिफरेंशिएट करोगे तो अगली लाइन में ये आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? इस चीज को मैंने नाम दिया है क्या? लिंकेज फ्लक्स।
इसका नाम क्या दिया है? लिंकेज फ्लक्स। तुम कहोगे ये नया नाम क्या है? तो अगर फाई फ्लक्स होता था एक टर्न से एसोसिएटेड, तो एन टर्न से कितना लिंक्ड है? एन फाई। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? लिंकेज फ्लक्स, है ना। ये शब्द जो है ना मिलते जुलते हैं तो कई बार कंफ्यूजन। तो लिंकेज फ्लक्स क्या होता है? एन सेकेंडरी फाई ड्यू टू प्राइमरी। और लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में जब तुम फाई रखोगे तो वो समथिंग बी ए कॉस थीटा टाइप होगा? नहीं, बी क्या होगा? समथिंग इंटू आई होगा। और इन सब चीजों में आई के अलावा जितना बचा उसी का नाम क्या है? एम। तो मैं क्या कह रहा हूं? लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ होता है उसी का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जब हम लिंकेज फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा? एम डी आई बाई डी टी। तो यार इजिली हम ऐसे समझ सकते हैं लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जितना भी फालतू का चीज आएगा उसी का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ईएमएफ का फॉर्मूला अपडेट हो चुका है। पहले ये होता था, अब ये आ चुका है। और लिंकेज फ्लक्स एम कैसे ढूंढा जाएगा? लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ होगा वही क्या है? लिंकेज फ्लक्स। अब कोई पूछा यार एम का लेना देना किन चीजों से होता है? एम का लेना देना तो किससे किससे होगा यार? एरिया ऑफ द क्वाइल नहीं, एरिया ऑफ द क्वाइल, टर्न ऑफ द प्राइमरी नहीं, लेंथ ऑफ द प्राइमरी, टर्न्स, ओरिएंटेशन, एंगल, मतलब कि इन सब बातों से इसका लेना देना है, बहुत सारी चीजों से लेना देना है। तो आमतौर पे क्या करते हैं साइंटिस्ट? क्या करते हैं कि डी आई बाई डी टी को मेजर करते हैं एक एंड पे। कहां पे? प्राइमरी एंड पे डी आई बाई डी टी। और दूसरे एंड पे क्या देखते हैं कि उसमें कितना ईएमएफ आ गया। ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। डी आई बाई डी टी कितना है, ईएमएफ कितना आ गया, तो बस एम ऐसे ही निकल आएगा। अरे कैसे आएगा? यानी एक्सपेरिमेंटली वो लोग निकालते हैं। प्रैक्टिकली निकालना, एक्चुअली मैथमेटिकली निकालना, यहां पे जब भी हम मैथमेटिकली एम को निकालेंगे तो वो अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसलिए इसमें मैथ्स लगाना आसान काम नहीं है। तो ये एम कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकाला जाता होगा कि तुम यार डी आई बाई डी टी मेजर कर लो क्वाइल का, प्राइमरी का, और ईएमएफ मेजर कर लो दूसरी क्वाइल पे, तो क्या एम पता किया जा सकता है? क्या समझ पा रहे हैं कैसे ये करते होंगे? ठीक। लेकिन फिर भी यार इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो अप्रॉक्स आंसर्स देते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे जरा क्वेश्चंस देखें। नोट कर लिया भाई? सोच यार ये एक करंट कैरिंग सोर्स है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये क्वाइल है। ये क्वाइल, इसके एंड टर्न्स हैं, स्मॉल आर की रेडियस है ना, और आई का कुछ करंट होगा। करंट तो बाद में आएगा। और ये कुछ डी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह से रखा हुआ है कि इसका एरिया वेक्टर, ये इस तरह से रखा हुआ है कि एरिया वेक्टर कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो बता इसमें प्राइमरी कौन और सेकेंडरी कौन? प्राइमरी ये है ना, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है, इस अरेंजमेंट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है। पीछे वाला नोट कर लें, पहले नोट कर लिया है वो? तो यार म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लाया जाता है, स्टेप्स क्या है? हम लोग सबसे पहले लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड होता है? विद सेकेंडरी।
इस सेकेंडरी से एसोसिएटेड लिंकेज फ्लक्स लिखेंगे। लिंकेज फ्लक्स क्या होता है? तो लिंकेज फ्लक्स ये होता है, ये क्या होता है? एन सेकेंडरी इंटू फाई ड्यू टू प्राइमरी। ठीक है, तो एन सेकेंडरी क्या दे रखा है? एन। बताते जाए मुझे, फाई की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? अरे फाई ड्यू टू बी इंटू ए कॉस 0, बिल्कुल। बी किसकी वजह से आया है? इस करंट कैरिंग सोर्स की वजह से। ये कॉइल का रेडियस डी के मुकाबले काफी छोटा है, ये अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बिना हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बहुत गंदी मैथ्स हो जाएगी वरना। आर वेरी वेरी लेस देन डी है। बी बताओ यार, इस कॉइल वाले रीजन में बी कितना होगा? अरे एक स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। मैं यही कह रहा हूं कि हर बार बी आई से रिलेटेड होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म आते हैं। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो क्या अब बताओ, आई के अलावा कितना सारा सामान इकट्ठा हो गया है? चलो पाई पाई कैंसिल कर देते, तब भी एन इकट्ठा हो गया है, म्यू नॉट इकट्ठा हो गया है, इतना सारा। और इसी चीज को यहां हम क्या नाम देंगे? एम। तो कोई पूछे यार एम क्या आ गया? तो एम का आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2d। सॉरी, आई क्यों आएगा? ठीक, क्या अभी समझ पा रहे हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट लाने के स्टेप क्या है? क्या ये बहुत एग्जैक्ट आंसर होगा? नहीं होगा। यहां हमने एक एजम्पशन लिया है कि पूरी कॉइल डी दूरी पे रखी है। ऐसा हो सकता है कि पूरी कॉइल डी दूरी पे रखी हो, थोड़ा हिस्सा पास होगा, थोड़ा बाद में होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट्स अप्रॉक्स होते हैं और बहुत एजम्पशन के साथ क्वेश्चन पेश किया जाता है। क्या जनता समझ पा रही है? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करेंगे, और तुम्हें पता है मैं क्या दे रहा हूं। अगला वाला, एक बड़ी कॉइल के घेरे के अंदर एक छोटी कॉइल रखी है। ये बड़ी कॉइल है जिसमें N1 टर्न है, और उसके अंदर एक दूसरी कॉइल रखी है जिसमें कितने टर्न है? N2। कहां रखी है? सेंटर के करीब रखी है, और इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, क्वेश्चन है यार म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। अच्छा यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है और मैथ हम लगा पाए, इसके लिए तुम्हें किसी एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी लेना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन बताते ही नहीं कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है, तो तुम किसको प्राइमरी बनाना चाहोगे? तो यार इसमें करंट फ्लो करा दो, ये क्या बन गया? प्राइमरी, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी। इसके बिना हम मैथ्स लगा ही नहीं पाएंगे यार, तो जहां से मैथ्स लगा पाए उसी हिसाब से करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, स्टेप फॉलो करें यार, अपने आप से करेंगे तो मन में कम से कम पैटर्न तो बैठ ही जाएगा। कुछ समझ आए ना आए, पैटर्न समझ आ रहा है तो भी बहुत काम का होता है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो, पूरे साल तुमने एक एक पॉइंट मेरा कॉपी किया हो दिमाग में, जरूरी नहीं है। तुम्हें पैटर्न भी समझ में आता है, आंसर निकलते हैं, उससे फिर मतलब नहीं कि तुम्हें क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है। ठीक, N2 नहीं आया? N2 नहीं आया, N2 नहीं आया, कहाँ है? हाँ, और N1 कहाँ है? क्या एक ही आएगा या दूसरे दोनों आएंगे? चलो, लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी ऑब्वियसली यार, सेकेंडरी से एसोसिएटेड लिंकेज फ्लक्स लिखना है तो वो आएगा N2 इंटू फाई ड्यू टू प्राइमरी।
ठीक है यार, कितनों ने ये इतना लिख लिया है कम से कम, इसका मतलब हिम्मत पड़ रही है आगे बढ़ने की। अच्छा तुम्हें लगता है यार म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले हम रटेंगे या कोई रट पाएगा? ये जितने स्टेप में लिख रहा हूं यही अगर तुम समझ पाओ तो काम आएगा, वरना लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले देख रहे हो कितने गंदे गंदे आ रहे हो, कितना सारा आ रहा है उसमें। इतने स्टेप, हमें स्टेप ही सीखना है ये। हाँ तो सेकेंडरी तो है ये। उल्टा कर दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं इसको N1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये N1 है और ये N2 है, तो यहां क्या लिखना चाहिए? N1। ठीक, यहां N1 आ गया। ठीक है, अब फाइव ड्यू टू सेकेंडरी, बदर फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, बी ए कॉस जीरो, और बी कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, तब होता जब केवल एक टर्न होता। यहां पर कितने टर्न है? N2 टर्न है, हर टर्न मैग्नेटिज्म देगा कि नहीं सेंटर पे, तो क्या यहां पर B के फॉर्मूले में यहां N2 आना चाहिए कि नहीं? चलो ठीक है, जो भी हो दोनों आएंगे। यहां N1 और यहां N2, तो ये आंसर आ गया म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r इंटू आई। तो ये आंसर किसका हो गया? आई के अलावा जो है वही क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम्हें लगता है यार ये फॉर्मूला तुम रट पाओगे? अरे तुम्हें यार बी आता है, ये कम है क्या? और ये स्टेप्स, इतने स्टेप्स करोगे तो तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। पुरानी चीजों से नई चीज को लिंक करोगे तो ठीक है, और अगर किसी को लगता है हम अनलिमिटेड रट सकते हैं, तो तुम्हें अब तक पता चल चुका है कि फिजिक्स अनलिमिटेड वालों के लिए भी बाहर है, स्कोप से बाहर है। अगर छोटे मोटे लॉजिक्स हमारे स्किल हमारे अंदर नहीं है, तो हम चाहे जितनी फिजिक्स पढ़ लें, फिजिक्स को हम कवर नहीं कर पाएंगे। और अब वैसा क्वेश्चन पेपर आता नहीं जिसमें रटे रटाए क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हर साल दिखाई जाती है। कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते जिनको अगर हमने पहले वैसी लैंग्वेज पहले नहीं देखी होगी तो वहां क्रिएटिविटी काम आएगी। हाँ 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें मतलब रूटीनली होंगे, सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडरेट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ गलतियां करोगे तो कैसे होगा भाई, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है भाई। कोई दिक्कत है यार, एक और करोगे क्या? ये करो, ये कॉइल N1 टर्न N2 टर्न की है, ये कॉइल N1 टर्न की, दोनों एक दूसरे को सामने से फेस कर रही हैं। देखो यार इस सिचुएशन क्या है, बड़ी कॉइल के सामने उसी के एक्सिस पे, इनकी एक्सिस पे दोनों के सेंटर है, इसका सेंटर और इसका सेंटर। तुम समझ पा रहे हो यार क्या सिचुएशन है? एक कॉइल के पैरेलल दूसरी कॉइल है, दोनों की एक्सिस मैच कर रही हैं। ठीक है, तो बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस इस अरेंजमेंट का क्या होगा। अच्छा बताओ, किसको प्राइमरी मानोगे, किसको सेकेंडरी? बड़े वाले को प्राइमरी मानोगे, तभी हम मैच लगा पाएंगे, वरना हम मैच ही नहीं लगा पाएंगे। क्या इसकी फील्ड इसके पूरे रीजन पे एक जैसी मानी नहीं जा सकती, लेकिन इसकी फील्ड इसके पूरे रीजन में एक जैसी मानी जा सकती है। अच्छा तो क्या इसका मतलब कि अगर कोई मैच लगा पाता तो इसकी वजह से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस या इसकी वजह से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आता है? बिल्कुल सेम आता है। मैच हम लगा नहीं पाते वो अलग मुद्दा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल होता है, इसकी वजह से उसका या उसकी वजह से इसका।
ठीक, x का नाम d दिया गया है। हाँ भाई, N1 फाई बता, किसी रिंग की एक्सिस के किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता, वही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे मान लेंगे। ये थोड़ा जम्पशन है। कितना होता है ये आई स्मॉल आर, आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आएगा। और ये बता, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जब एक कॉइल होती थी उसकी वजह से होता था, यहां एक कॉइल थोड़ी है, दो नहीं है, N2 है। हाँ N2, तो N2 आ जाएगा, दो होता तो दो आ जाता, N2 है तो N2 आएगा। क्या बता, आई के अलावा यहां क्या है, म्यू नॉट N1 N2 3/2। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो किस, हाँ सॉरी, बी ए कॉस थीटा, सॉरी, एरिया पाई आर स्क्वायर और आएगा, पहले से यार कम नहीं था। और किसको लगता है ये फॉर्मूला हम रट के जाएंगे एग्जाम में, तो क्या इतने स्टेप नहीं सोच सकते हैं कि ये फॉर्मूला रिकवर तो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये रटे, ये तो रटे ही हैं, बी ए कॉस थीटा रटे, तो इसको यार हम स्किल से कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी से इसको नहीं रिकॉल करा पाएंगे, कराएंगे क्या रिकॉल? ठीक है, ये बस दो ही तीन है यार, ऐसा भी नहीं कि इसमें अनलिमिटेड स्कोप है। ये जो दो तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए, यही फैशन में चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। छोड़ने का मूड बनाओगे क्या? हाँ, वरना निकाल तो दोगे ही, ये बात। एक और फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि ये फेमस रिजल्ट है तो ये हमें रटना भी चाहिए। एक सोलेनाइड है, लार्ज सोलेनाइड, लार्ज सोलेनाइड है, और इसके ऊपर एक कॉइल है N2 टर्न की। ठीक है, सोलेनाइड का स्मॉल n दिया है या N1 भी दिया है, लेंथ दे रखी है, जिसकी जरूरत रहे तुम वो यूज कर सकते हो। इसका अपना रेडियस, इसका अपना रेडियस R1 है या R प्राइमरी लिख देते हैं, और इसका अपना रेडियस R सेकेंडरी है। ये सोलेनाइड किसको प्राइमरी मानने का मन कर रहा है, किसको सेकेंडरी? सोलेनाइड को क्या प्राइमरी, सोलेनाइड को हम लोग प्राइमरी मानते हैं, और उसमें हम करंट दे देते हैं, जिसको प्राइमरी मानते हैं उसमें करंट दे देते हैं, आई का करंट। ठीक है, स्टेप लिखना चाहोगे भाई? इतनी देर में जो पैटर्न बनाया है, शायद तुम्हें ये भी फॉर्मूला तुम्हारे मेमोरी का हिस्से के बजाय स्किल का हिस्सा बन जाए। फिजिक्स में यार हर चीज स्किल का हिस्सा बनाओ, फिर जितना मेमोरी में बैठ जाए उतना बढ़िया है। जहां लॉन्ग स्टेप होंगे वहां पे हम उसको मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे, जहां छोटे स्टेप हैं वो स्किल का हिस्सा हो जाना चाहिए। इसके ना पीछे कुछ रखना है, कुछ लकड़ी लकड़ी, जिससे ये दबे नहीं। लिख लो डायरी में।
हाँ भाई, कोई दिखाना चाहेगा? हाँ, स्मॉल एन दिया है तो ऐसे, कैपिटल एन और एल के टर्म में भी तो लिख ही सकते हैं, है ना। दोनों एक्चुअली कैपिटल एन और एल के टर्म में फैशन है याद रखने का, तो तुम हाँ, आर किसका, कोशिश करें। अच्छा, ये एम लिखा है, थोड़ा सा इसमें सुधार करना है, थोड़ा सुधार करना है इसमें। हाँ, आर किसका, थोड़ा सुधार करना है इसमें। लिंकेज फ्लक्स ऑन प्राइमरी, ऑन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, कितना लिखोगे, N2 इंटू फाइव ड्यू टू प्राइमरी, है ना। हमें फ्लक्स लिखना है ड्यू टू प्राइमरी। फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए कॉस जीरो। अच्छा, जीरो के ही मामले हर जगह आए हैं, जबरदस्ती इसमें आएंगे। B की जगह तुम क्या लिखोगे, म्यू नॉट NI, और A की जगह, अब मुझे बताओ जरा कि सोलेनाइड का फ्लक्स सोलेनाइड के अंदर होता है क्या उसके बाहर होता है? तो अगर मैं कहूं इस सेकेंडरी के अंदर कितना फ्लक्स है, वो आर प्राइमरी से तय होगा या आर सेकेंडरी से? प्राइमरी से। ये बड़ा नया बात है यहां पे, क्यों? क्योंकि यार आर सेकेंडरी तक मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो जितने रीजन में फ्लक्स है बस उतना ही रेडियस तो मल्टीप्लाई करोगे। ये थोड़ा सा नई बात है जो लोगों को हैरान कर सकती है, यहां आर प्राइमरी स्क्वायर आएगा। अच्छा, स्मॉल एन को मैं क्या लिख सकता हूं अगर स्मॉल एन ना दिया हो तो? कैपिटल N1 बाई एल, पाई आर प्राइमरी स्क्वायर इंटू आई। ओके, तो ये बन गया क्या, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर बाई एल। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ये क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या जनता समझ पा रही है यार? किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। इस लुक में फैशन चल रहा है फॉर्मूला याद रखने का। कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि प्राइमरी का टर्न 300 है, सेकेंडरी का टर्न 400 है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और लेंथ ऑफ द सोलेनाइड ये है, ये भी यार अप्रॉक्स फॉर्मूला है। यहां पे क्या बताओ, अच्छा ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI लिखी है, ये एक्सिस वाली लाइन पे होती है कि पूरे एरिया में होती है? तो ये भी हमने एक तरह से बढ़ा चढ़ा के ही लिखा है। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला तो कोई है ही नहीं अब तक जितने डेराइव किए हैं, वो सब अप्रॉक्स फार्मूले हैं। अप्रॉक्स फार्मूले ही पूछे जाते हैं, कोई कुछ भी बोले हमें निकाल के वही आना है, अप्रॉक्स। क्या क्लियर हो गया यार? म्यूचुअल इंडक्टेंस में इतनी ही चीजों का फैशन है, इनके डायरेक्ट एम पूछे जा सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। क्या सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हो गया यार भाई? चलो, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद आता है सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि पड़ोसी बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ाई करना चाहिए। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। सर रोज रोज मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो कब तक म्यूचुअल इंडक्शन के भरोसे रहोगे? उसके बाद जागोगे। क्यों? अभी से जाग जाओगे तो क्या बुराई है? म्यूचुअल का भी फायदा उठाओ और सेल्फ का भी फायदा उठाओ। दोनों इंडक्शन एक साथ भी हो सकते हैं, अभी आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या है, क्या ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी खुद की वजह से। तो अब इसको नहीं पता कि वो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड खुद की वजह से, इसका बस एक ही फंडा है कि अंदर फ्लक्स आया और बदला, तो हमें क्या लाना है, ईएमएफ लाना है। तो इसमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी यही है और इंडक्शन भी इसी का होना है, बस इतना ही अंतर है। कोई पूछे प्राइमरी कौन, यही है, सेकेंडरी कौन, यही है, बस इतना अंतर है। तो सोचो यार, अभी अभी करंट अगर ग्रो कर रहा होगा
तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही होगी इसके अंदर से, है ना, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही होगी तो ये एक ईएमएफ लगाएगी जो करंट के खिलाफ होगा। देखो यार ये मैंने एक बैटरी लगाई है जो किसके खिलाफ है, करंट के खिलाफ है। देखो यार करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो बैटरी मैंने उसके खिलाफ दिखाने की कोशिश करी है। तो ये बैटरी कब तक चल रहेगी, अरे जब तक मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव चल रहा है। नहीं, अच्छा ये करंट धीरे धीरे ग्रो क्यों कर रहा था, भाई जोड़ते ही करंट आ जाना चाहिए था। तुमने गौर किया कि ये धीरे धीरे मैंने क्यों ग्रो कराया, पिछली बार भी मैंने धीरे धीरे ग्रो कराया था। अरे इसी वजह से ये जो बैटरी लगती है ना, ये शुरू में बहुत स्ट्रांग लगती है क्योंकि बदलाव शुरू में बहुत ज्यादा होता है। अभी जीरो से कोई चीज बढ़ती है तो बड़े बदलाव होते हैं, तो उस दौरान बैटरी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो करंट को एकदम से आने नहीं देती है। लेकिन धीरे धीरे जीत आखिरकार सोर्स बैटरी की हो जाती है, वो वीक होता जाता है। यानी ये करंट स्लोली इसीलिए आया है। क्या जनता समझ पा रही है? ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली करंट जीरो हो जाएगा, फाइनली इसका करंट। खैर हमें बात करना है कि इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, स्टेप्स क्या होंगे यार म्यूचुअल इंडक्टेंस लाने के, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो यार ईएमएफ का फॉर्मूला तुम क्या पढ़ते आए हो अब तक, माइनस एन डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉट, एन फाई। अब तो यार कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एन किसका, उसी का, फाई किसका, ड्यू टू इटसेल्फ, फाई भी इसी की वजह से और एन भी इसी का है। अब बता फाई का फॉर्मूला क्या होता है और बी का फॉर्मूला क्या होता है, समथिंग इंटू आई। तो ले देखे क्या इस रिजल्ट में समथिंग इंटू आई आएगा कि नहीं, क्या इस रिजल्ट में डी बाई डी टी समथिंग इंटू आई आएगा कि नहीं, नहीं, ये समथिंग में बहुत सारी चीजें होंगी यार, है ना। इसी समथिंग का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ एल आई, यानी इस पूरे चीजों का नाम हमने क्या रख दिया, एल। तो ये नया फॉर्मूला क्या बन गया, डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। एमएफ का फॉर्मूला क्या बन गया, एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब बता एल लाने के स्टेप क्या हो गए, क्या एल लाने के स्टेप क्या हो गए, लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आता है वही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर कोई पूछे स्टेप टू गेट एल, गेट एल, एल इज लिंकेज फ्लक्स, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। एल को हम यहां क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे यार एम को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते थे, एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी भी यूनिट क्या है, हेनरी। स्टेप क्या होंगे यार, तुम्हें सबसे पहले एन फाई लिखना है, फिर फाई को समथिंग बी ए कॉस थीटा वाले लुक में लाना है, फिर बी को समथिंग इंटू आई वाले लुक में लाना है, और जब सब कुछ आ जाएगा तो आई के अलावा जो कुछ आएगा वही क्या है, एल। क्या जनता समझ पा रही है यार, लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आता है वही क्या है, एल। स्टेप्स वही है यार, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते थे वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस निकालते थे। और सबसे बड़ी बात है यार कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कोई हमारे पास एग्जांपल है ही नहीं, केवल एक है, आइडियल सोलेनाइड। उसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल इस पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यार कॉइल प्राइमरी भी यही है, सेकेंडरी भी यही है, तो यहां हमें मानना पड़ेगा कि पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, तो ये एक सिंगल कॉइल के लिए तो मान ही नहीं सकते हैं। सोलेनाइड में काफी हद तक ठीक होता है। तो हम क्या एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे, हाँ सोलेनाइड, आइडियल सोलेनाइड। तो एक आइडियल सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के दिखाना है तुम्हें, खुद से लाओगे यार तो कॉन्फिडेंस आएगा।
स्मॉल एन के टर्म में भी ला सकते हैं, स्मॉल एन के टर्म में ले आओ, स्मॉल एन के टर्म में बढ़िया आएगा आंसर। फिर कैपिटल एन के टर्म में बाद में लिख लेना, स्मॉल एन के टर्म में भी लिख दो, दोनों के टर्म में लिख दो। चलो ये कैपिटल एन और स्मॉल एन मल्टीप्लाई होकर स्मॉल एन स्क्वायर बन गया। कैपिटल एन बाई एल होता है ना स्मॉल एन। हाँ तो एल कहाँ है? नीचे है तो ये। अच्छा, कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू एल होता है, इंटू एल होता है। स्मॉल एन कैपिटल एन बाई एल होता है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सही है, बट इसको हम लोग ऐसे लुक में लिखेंगे जिससे बड़ा आराम से याद रहे। एक आइडियल सोलेनॉइड है जिसमें स्मॉल एन टर्न पर यूनिट लेंथ है, या तो ये दिया जाएगा या तो क्या दिया जाएगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न। यार कैपिटल एन और स्मॉल एन कैसे रिलेटेड है? हाँ, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल, बिल्कुल, या कैपिटल एन इक्वल टू, ठीक है, इतना बात सबको समझ में आना चाहिए। एन होता है टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हमें कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट कर लेंगे। अब मुझे बताओ लिंकेज फ्लक्स, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लिंकेज फ्लक्स क्या होगा, एन फाई ड्यू टू प्राइमरी, और फाई कितना, एन आई, अच्छा फाई होता है बी ए कॉस थीटा, तो और कॉस जीरो, नहीं ये आ गया म्यू नॉट, कैपिटल एन को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई। जरा ध्यान से देखना यार, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर है एरिया इंटू लेंथ, देखो जरा, इसका एरिया ए है और लेंथ एल है, तो पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द इनर पोर्शन ऑफ सोलेनॉइड। ये पता है क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई। ये याद रखना बड़ा आसान रहेगा यार, सॉरी एम की जगह अब इसका नाम क्या रख दें, एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ऐसे याद रखना है। अब तुम कहोगे सर नहीं हमें स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन पता है, तो चलो तो ये बनेगा एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू एल, एक एल से एक एल काट दें। अच्छा ये फॉर्मूला जरा देखो, ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है? अरे अभी हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस लाया था, क्या आया था वो, म्यू नॉट एन वन एन टू एरिया बाई एल आया था कि नहीं? तो ये फॉर्मूला अगर तुम रटोगे ना यार, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसका भी याद रहेगा, दूसरा स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन डालना हो तो कैपिटल एन डाल दो, तीसरा इसी से तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। क्या जनता समझ पा रही है? ये एक सबको रिकवर करा देगा। अरे कैसे समझ पा रहे हो यार, एन इंटू एन आया मतलब एन वन इंटू एन टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर लाना हो इसी की मदद से। कोई दिक्कत है भाई लोग? अगेन यार सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली ही आ सकता है, एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है कि एल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। नोट कर लिया भाई लोग?
चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, अभी तक जो पढ़ा है उस पे बेस्ड। अब तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने, मैं यहां समराइज कर देता हूं। किसी दो कॉइल सिस्टम में एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, ईएमएफ का फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया है। क्या हो गया है बोलो? पहले होता था माइनस एन डी फाई बाई डी टी, अब क्या हो गया है एम डी आई बाई डी टी। और एम कैसे लाते हैं उसके स्टेप्स पता है सबको। एम कैसे लाते हैं, तो लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में जो कि एन फाई होता है, उसमें आई के अलावा जो होता है वही क्या है एम। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर एक ही कॉइल है, यही प्राइमरी यही सेकेंडरी है, तो ये फिर कौन सा इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन। तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता था, अब इस टॉपिक में क्या बन जाएगा, है ना। और एल कहां, एल कहां पाया जाता है, तो लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में एन फाई को अगर हम इस लुक में लिख दे तो आई के अलावा जो होता है वही क्या होता है लिंकेज फ्लक्स। तो अब तक की कहानी का ये समरी है और उस पे बेस ये क्वेश्चन है। बच्चे कहां देख रहे हैं? खुद से अंदाजा लगाओ, क्वेश्चन करो। बहुत समय हो गया न्यूमेरिकल करते करते, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा एक स्टेप आगे चलना चाहिए। अब ये नहीं कि जब तक मैंने बताया नहीं तब तक हम सोच ही नहीं पाएंगे। टाइप सी चार्जर रखा है कोई? टाइप सी हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी। सेकेंडरी से एसोसिएटेड फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स। क्या होता है लिंकेज फ्लक्स? है वो तो ईएमएफ होता है, एन फाइव होता है या एम आई होता है, जो अवेलेबल हो उससे करो। यहां पे यार एन फाइव तो नहीं लिख पाओगे, क्या करना ठीक रहेगा, एम आई। एम 5 इंटू 10 की पावर -3 है और आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर, तो ये आएगा 25 मिली वेबर। यार फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है सबको पता है, और एन की कोई यूनिट होगी नहीं, तो ये क्या बन गया मिली वेबर। कोई दिक्कत है यार, 10 की पावर -3 को मिली लिख देते हैं।
अरे मिली कि नहीं, आई मीन पता चला कि नहीं, मिली वेबर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, करंट चेंज फ्रॉम 5 टू 5.01, करंट इतना चेंज होता है तो लिंकेज फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, इसका नाम मैं एल लिख दूं। लिंकेज फ्लक्स को, चलो लिंकेज फ्लक्स ऐसे लिख देता हूं, लिंकेज फ्लक्स। हाँ, लिंकेज फ्लक्स का चेंज पूछा गया है। रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा है, चेंज पूछा है। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा होता तो अलग चीज थी। क्वेश्चन पूछा है लिंकेज फ्लक्स का चेंज, डेल्टा लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स ऐसे एल एफ लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें बदलाव कितना होगा, तो यार लिंकेज फ्लक्स का बदलाव एम की वजह से हो रहा है, आई की वजह से हो रहा है, तो ये हो जाएगा एम इंटू डेल्टा आई। इसका डेल्टा इसके डेल्टा को इन्फ्लुएंस करेगा, इसका बदलाव इसके बदलाव के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो m है 5 इंटू 10⁻³ और डेल्टा आई कितना है 0.01, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁵ वेबर। कितना निकल लिया यार, या 50 माइक्रो वेबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब पूछा EMF ऑन द सेकेंडरी एट गिवन इंस्टेंट, इस वक्त जब इसका di/dt दे रखा है, इस वक्त जब इसका I 5 एम्पियर है, di/dt दे रखा है और I दे रखा है, इस वक्त हमें इस पे EMF बताना है। EMF क्या होता है, -m di/dt, तो ये आएगा -5 10⁻³ di/dt कितना 10 की पावर, नहीं ये 5 मिली था ना यार, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो ये कितना आ गया 5 वोल्ट। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई यार? तो हर तरह की बातों पे कम से कम एक न्यूमेरिकल अगर हमारा किया हुआ है तो हम समझ पाते हैं कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। कोई दिक्कत है भाई लोग? अब तक हमारा कंसर्न था कि m कैसे लाते हैं, l कैसे लाते हैं, अब है कि m और l पता हो तो कैसे डीलिंग करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये टाइटल नहीं, इसके बाद ये टाइटल है नहीं कहीं, कहाँ? अच्छा, तो इसका मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ Li², इतनी जगह होगी यार, लिख ले ½ Li²। ठीक है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है। कोई कॉइल जब करंट फ्लो करा रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहते हैं ये सिस्टम एनर्जी स्टोर किया हुआ है, और कितनी एनर्जी स्टोर किया है ½ Li², ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे यार पोटेंशियल जी हम पढ़ते आए हमेशा स्प्रिंग के अंदर, उसी तरह की चीज ये भी है। कोई दिक्कत है यार? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, इतनी जगह छूटी हुई है, टाइटल पड़ा हुआ है, देखो अगले पेज पे टाइटल पड़ा हुआ है, उसी के आगे लिख ले सबसे ऊपर। ये इसका सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाता है और वो हमें समझना है और याद भी रखना है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अभी तुमने बताया क्या, ½ Li², बल्कि मैंने बताया तुमने मान लिया है ½ Li², ये एनर्जी होती। इस एनर्जी को मैं आइडियल सोलेनॉइड के लिए, आइडियल सोलेनॉइड के लिए
थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मतलब आइडियल सोलेनोइड का एल क्या होता है, ये होता था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू क्या, वॉल्यूम। ओके, मैं म्यू नॉट से ऊपर और म्यू नॉट से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये आई स्क्वायर था ना भाई, आई स्क्वायर था, कोई दिक्कत है? ये क्या लिखा है यार, क्या बता यार, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है। ये क्या लिखा है, 1/2 बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यानी इतने जूल की एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। अभी अगर कोई कहे यार इस फॉर्मूले में इतने जूल की एनर्जी है, जो कि वी वॉल्यूम का सिस्टम है, ये वी वॉल्यूम का सिस्टम है, तो इसमें इतनी एनर्जी यूज। जब भी यार कभी हम ऐसा फॉर्मूला देख लें यार कि एनर्जी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, तो हमारा अगला टर्म क्या आता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या एनर्जी के फॉर्मूले में एरिया देखने को मिल जाए, तो हम बात करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये बिल्कुल हमारा बना बनाया है कि ऐसी बातें हम जरूर करते हैं। तो यहां मैं अगला टर्म क्या लिखने वाला हूं, एनर्जी डेंसिटी। अभी तक हम जो लिख रहे थे वो जूल में लिख रहे थे, ये क्या था, स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या था, स्टोर्ड एनर्जी। और अब मैं लिख रहा हूं एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू, वो होगा u बाई वी, और वो आएगा फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। इसको देख के किसी को कुछ याद आ रहा है यार, इसको देख के किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? देखो जरा, एक कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लाया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद आ रहा है? तो ये भी तो उसी लुक में है, हाफ नीचे म्यू नॉट बी। तुम कहोगे सर म्यू नॉट नीचे है एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, तो यार म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में वैसे ही 36 का आंकड़ा है। जब जब एप्सिलॉन नीचे आता था, तब तब म्यू नॉट ऊपर आता था। तुम्हें याद है यार, मैंने के को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के एनालॉगस दिखाया है हर जगह। के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला के, और मैग्नेटिज्म वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके एनालॉगस है? तो देखो जरा, 1/एप्सिलॉन नॉट किसके एनालॉगस है? ये पूरी एनालॉगी की बात कर रहा हूं, ये इक्वल नहीं है, एनालॉगी है। मैं क्या बता रहा हूं कि जहां जहां एप्सिलॉन नीचे आता था, वहां वहां म्यू नॉट क्या आता है, ऊपर है। जहां जहां म्यू नॉट नीचे आता है, तो यार ये देखो यार, म्यू नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, और यहां ई स्क्वायर है तो यहां बी स्क्वायर है। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है, और ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड। यानी किसी रीजन में कोई सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई है, और उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है। किसी रीजन में किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, और उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है। मिलता जुलता डिस्कशन है कि नहीं है? एक याद आएगा तो दूसरा अपने आप याद होना चाहिए, इसीलिए हमें चीजों को पैटर्न में दिमाग में रखना है। वो फील्ड एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक, और ये है फील्ड एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक। इसके लिए भी जगह नहीं दी गई, पीछे पीछे कहीं लिख लो यार।
नोट कर लिया भाई? दो इंडक्टर अगल बगल हैं, उनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, L1 L2 है, और अगर दो की जगह हमें एक सोचना हो तो L इफेक्टिव क्या आएगा? L1 प्लस L2। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे R इफेक्टिव क्या होता था? R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे सोचो कि एक कॉइल में I का करंट है जो कि di/dt रेट से चेंज हो रहा है। अगर I फिक्स होता तो ना इसमें EMF आता ना इसमें EMF आता। अगर di/dt I में चेंज हो रहा है तो इसमें भी EMF आएगा और इसमें भी EMF आएगा, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस जो EMF आएगा, EMF इफेक्टिव ओवरऑल, वो दोनों के EMF के सम के बराबर होगा। अगर यहां एक कॉइल रही होती इन दोनों की जगह तो EMF हम लिखते क्या? L इफेक्टिव di/dt। नहीं, E1 कितना आया होगा? L1 di/dt, और E2 क्या आया होगा? L2 di/dt। तो di/dt कैंसिल, तो L इफेक्टिव क्या बन गया? L1 प्लस। बड़ा याद रखने लायक है यार। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस L1 R1 प्लस R2 होता था, वो I इंटू R इफेक्टिव बराबर I R1 प्लस I R2 से निकलता था, वो V ऐसे V, क्योंकि वो वाला वोल्टेज di/dt से रिलेटेड नहीं था, वो वाला वोल्टेज I से रिलेटेड था, ये वाला वोल्टेज di/dt से रिलेटेड। तो मैंने ऐसे शो कर दिया, कहानी एक ही जैसी है यार। L बराबर क्या? L1 प्लस L2। लेकिन यहां पे मैंने यार दो केसेस बनाए हैं। नहीं, दूसरा केस है ही नहीं इसमें। ओके, अगर ये दोनों कॉइलें दूर दूर हैं तो इसका मैग्नेटिक असर इसको और इसका मैग्नेटिक असर इसको असर नहीं कर रहा होगा। ये आइसोलेटेड इंडक्टर है, दूर दूर है सीरीज में लेकिन है दूर दूर, तब L इफेक्टिव ये होगा। अगर कोई ये कहते नहीं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो क्या यहां पर एक इंडक्शन नहीं होगा बल्कि दो इंडक्शन होंगे, एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा, तब L इफेक्टिव पता है क्या होगा? तब L इफेक्टिव आएगा L1 प्लस L2 M12 प्लस M21। ये क्या हुआ? M12 मतलब इसकी वजह से इसका म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी वजह से इसका म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, तो दो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे। मैं बता चुका यार, म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी या सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी कभी अलग अलग होते नहीं है, भले हम निकालते। तो M12 को और M21 को हम बराबर लिख सकते हैं, तो ये L इफेक्टिव कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। अच्छा यार, यहां पे मुझे याद आ गया है, अगर कहीं M ना दिया हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ना दिया हो, L1 L2 दिया हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अंडर रूट L1 L2 लिखा जा सकता है। ये सोलेनाइड के लिए ट्रू होता है, बट नहीं दिया तो हम ऐसे मान सकते हैं। ये एक फॉर्मूला और अपनी डिक्शनरी में ऐड कर ले। L1 L2 दिया है और कहा है म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी, वो हम लें क्या? तो उन्हीं की मदद से हम ले सकते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज कॉम्बिनेशन तो तुम समझ गए हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी L इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसा ही है, और अच्छी बात है कि पैरेलल में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को असर करेगी ही नहीं। तो बस इतना ही फॉर्मूला है।
ये क्वेश्चन दिया है अगला, मैग्नेटिक, ये एक सर्किट है जिसमें सोलेनॉइड इन्वॉल्व हुआ है, एक कॉइल इन्वॉल्व हुई है। हम लोगों ने अभी तक जो सर्किट पढ़े हैं वो हमेशा कैसे पढ़े हैं, जिसमें रेजिस्टेंस होता था, बैटरी होती थी। नहीं, पहली बार रेजिस्टेंस बैटरी के साथ और क्या इन्वॉल्व हुआ है, सोलेनॉइड। उसकी कहानी इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी क्या इफेक्ट करती है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, अगर इसमें केवल आई है और आई कांस्टेंट है तो इस कॉइल का बिहेवियर एक वायर की तरह होता है। अगर आई क्या है, कांस्टेंट है, तो इस सर्किट को तुम कैसे बना दोगे, इस सर्किट को सिंपली बस एक वायर की तरह, इसका कोई काम ही नहीं है। ये कॉइल कांस्टेंट करंट के लिए कुछ नहीं करती है, बस लगी है, असर कुछ भी नहीं करेगी। नहीं, यानी ये सर्किट फिर इतना बन जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस। करंट क्वेश्चन में दिया है क्या, ओके, करंट 5 एम्पियर है। अच्छा, जब करंट दिया इसका मतलब इसके पीछे और उसके आगे सर्किट होगा, सर्किट मिसिंग है। चलो, मैंने अभी आई कांस्टेंट समझाया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आई डिक्रीज कर रहा है, यानी di/dt की वैल्यू दे रखी है कितना, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि di/dt निगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है, di/dt ओके डिक्रीज कर रहा है, कोई बात नहीं, साइन लगाने की जरूरत नहीं, उसका मॉड लिख देते हैं। di/dt की वैल्यू 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब बताओ यार, करंट चेंज हो रहा है तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ आएगा कि नहीं। अगर चेंजिंग है, आई चेंजिंग है, तो उसमें ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की डायरेक्शन तुम अपनी समझदारी से तय करोगे, साइन के भरोसे हम नहीं रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर करंट बढ़ रहा होता तो ये अपने अंदर बैटरी लाता करंट को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, घटाने के लिए, तो उसकी पोलैरिटी ऐसी होती, करंट के खिलाफ। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये अपने अंदर एक बैटरी डेवलप करेगा जो करंट को बढ़ाएगा। यानी साइन तुम्हें पहले से पता चलेगा कि बैटरी की पोलैरिटी इधर पॉजिटिव और इधर माइनस रहने वाली है। तो अब केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है। मुझे बताओ, इसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला एल di/dt। एल कितना, 5 इंटू 10 की पावर -3, di/dt कितना 10 की पावर, तो इसका वोल्टेज कितना आ गया, 5 वोल्ट। अब यार प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ये तो पता ही है कि यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट घट रहा था। अगर करंट बढ़ रहा होता तो इसको हम कैसा दिखाते, उल्टा दिखाते। इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉइल की जगह कॉइल ना दिखा के क्या दिखाना है, बैटरी दिखाना है। और क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बताओ VA माइनस VB लाना है। तो ये तो हम पहले से जानते हैं VA माइनस VB कैसे लाया जाता है, VA माइनस IR, जहां I दे रखा है 5 और R दे रखा है 1, फिर +15 यहां आ गए, फिर +5 बराबर क्या, VB। तो बताओ VA माइनस VB बराबर कितना आ गया, कितना आ रहा है, -15 वोल्ट, -15 वोल्ट आ रहा है। कोई दिक्कत है, अच्छा VB माइनस VA पूछा है, तो +15 लिख दो। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इधर कोई पूछे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये डिस्कशन तो इस टॉपिक का रह ही नहीं गया, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। बताओ जरा, VA माइनस IR फिर +15 बराबर क्या, VB, तो VA माइनस VB कितना आएगा, -10 वोल्ट। क्या बात समझ रहा है। अगर I कांस्टेंट होता तो अलग डिस्कशन है, I वेरिएबल है तो अलग डिस्कशन है। कुल मिला के कॉइल का रोल तभी है जब I चेंजिंग है ना। अब यार इस तरह के डिस्कशन को और लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इसको हटा के क्या दिखाते हैं, इसको हटा के वायर दिखाते हैं जब करंट कांस्टेंट हो, इसको हटा के बैटरी दिखाते हैं अगर करंट चेंज हो रहा है। अब करंट घट रहा है तो करंट बढ़ाने वाला बैटरी लगाएंगे, करंट बढ़ रहा है तो करंट के खिलाफ बैटरी लगाएंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलो यार, इसी में लिखा है आई
इंक्रीजिंग था, चलो आई इंक्रीजिंग का कर लिया है, चलो तो आई डिक्रीजिंग और कर लेते हैं, सॉरी आई डिक्रीजिंग कर लिया है हम लोगों ने, डिक्रीजिंग, तो आई इंक्रीजिंग में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं यार, ये जो मैंने +5 किया है -5 होगा, सर्किट का लुक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, आई है, ये कितना था 15 और ये कितना था 5, तो बता ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VA माइनस IR, बोलो +15 -5 बराबर VB, आई कितना दिया है 1, आई कितना दिया है 5, आर कितना दिया 1, तो 15 में से 10 जाएगा तो बता यार VB माइनस VA कितना आ गया +5 वोल्ट। क्या समझ गए, तीनों चीजें समझ में आ गई यार, आई डिक्रीजिंग, आई कांस्टेंट, आई आई कांस्टेंट रहने पे तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये पुराना डिस्कशन हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। सोच यार करंट इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे सर्किट में कहीं भी ये कॉइल डाल के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कर लेंगे। कि पीछे के पेज में कहीं छूट गया है, देख लें जरा, पीछे कहीं दिया है, आगे दिया कि पीछे दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया था कि एक कॉइल में अगर उससे पास करने वाला फ्लक्स बदलता है तो उसमें क्या आता है, करंट आता है। इस बात को और आगे एनालाइज किया गया तो पता चला कि वायर में करंट आने की वजह वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आना है। भाई करंट, कोई बैटरी सच में तो लगती नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस आता होगा जो करंट को चलाता होगा, और करंट को कौन चलाता है, चार्ज को कौन चलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलाती है। तो ऐसा देखा गया कि स्पेस में, अब हम बातें वायर के अंदर नहीं कर रहे हैं, अब हम बातें स्पेस में कर रहे हैं, कि अगर कहीं इस रीजन में एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जो अंदर की तरफ जा रहा है और वो बदलने लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगे, तो तुम क्या देखोगे, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस आएगा, सर्कुलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस आएगा। अब तुम यहां चाहे कॉइल रख दो, उसमें करंट फ्लो कराएगा, चाहे पूरी शीट रख दो मेटल की, उसमें भी करंट फ्लो कराएगा, बल्कि शीट में मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ द करंट होंगे। अरे वायर में तो एक ही ट्रैक होगा, शीट में मल्टीपल ट्रैक्स होंगे जहां करंट घूम रहा होगा। तुम्हें पता है जो हमारी इंडक्शन वाला चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा घर पे देखा है, उसका यही प्रिंसिपल है कि उसमें उसके उस रीजन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी तो वो क्या क्रिएट करता होगा आसपास, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां हमने एक मेटल का बर्तन रख रखा है, कुकर रख रखा है, या फिर चाय बनाने वाला कुछ भी रख रखा है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करंट, बॉटम के अंदर करंट फ्लो कराती होगी, और मेटल के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है। बस इतना सा प्रिंसिपल है ना। इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। एडी करंट मतलब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। तो इसका क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिकल नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें करी हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें जो हमें याद रखना है, जो मैंने शीट में लिख रखी है, एक एक करके एक पॉइंट क्लियर करते जाए। पहली बात मैंने बोली है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात समझ में आ गई है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है, और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बेसिकली करंट के चेंज से इन्फ्लुएंस्ड है।
क्या इतनी बात समझ रहे हैं यार? ये थोड़ा सा अलग है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुका हुआ चार्ज भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहां रुका हुआ चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। पता है कैसा चार्ज इन्वॉल्व है यार? एक चार्ज किसी वायर के अंदर फ्लो करे तो वो होता है स्टेडी करंट। नहीं, करंट अभी फिक्स है, वो होता है स्टेडी करंट। वो जो इन्फ्लुएंस पैदा करती है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव पैदा। अब वो करंट अगर बदलने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव पैदा होगा। यानी ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है, चलता हुआ चार्ज है या एक्सीलरेट करता हुआ चार्ज है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता। कौन करता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है ना? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फ्लो द चार्ज इन द मेटल। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसने करी है? एक्सीलरेटिंग चार्ज ने। ये एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। कहीं लिखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होता है? अच्छा ये लिखा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ऊपर लिख सकते हैं यार चेंजिंग करंट प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग करंट प्रोड्यूस। अरे ये तो सबको पता ही ना यार, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है तो चेंजिंग करंट क्या दे सकता है ना? एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज। ठीक है, अगली लाइन लिखें एक्सीलरेटिंग चार्ज, एक्सीलरेटिंग चार्ज is same as changing current. Accelerating charge is same as changing current. क्या करंट का बदलाव चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं यार? करंट dq by dt होता है और करंट का रेट ऑफ चेंज di by dt क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ q। यानी एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या देता है? चेंजिंग करंट। और चेंजिंग करंट क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन, अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस रीजन में आएगी वहां अगर कोई मेटल पड़ा हुआ है तो उसमें क्या करने लगेगा? क्या करेगा? करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लो कराएगा, है ना? और उस करंट का नाम हमने क्या दिया है? एडी करंट, है ना? और इस दौरान जब चार्ज फ्लो करता है मेटल वायर के अंदर तो उससे हीट होता है, जूल हीटिंग, है ना? तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व होता है? नहीं, एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व होता है। और एनर्जी लॉस जहां होती है ऐसी फील्ड को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। यानी यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता था, रुका हुआ चार्ज, वो कंजर्वेटिव होती थी या नॉन कंजर्वेटिव? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम बात करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, ये सब कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव। लेकिन ये फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ठीक है, तो इसको लेके अब चेंजिंग फील्ड इन द सिलेंड्रिकल रीजन। अगर सिलेंड्रिकल, परफेक्ट सिलेंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो परफेक्ट सर्किल बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्ट सर्किल बनाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्ट सर्किल बनाती है ना? उसको लेके हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स डिस्कस करना है। यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इंडक्शन फर्नेस में, एंड अगेन इलेक्ट्रिक ब्रेक में। ठीक, तो ये उसका यूज है। तो सिलेंड्रिकल रीजन में अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आता है ये हमें देखना है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है जहां पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। कैपिटल आर के रीजन के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, बस इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यार मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में है, लेकिन इसके बदलाव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आएगी और बाहर भी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह आती है। ठीक है, अंदर भी आती है और बाहर। हमें दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है, बाहर के रीजन पे और अंदर के रीजन पे। दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, अंदर के रीजन में और बाहर के रीजन में। तुम्हें पता है वोल्टेज डिफरेंस माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी आर हमने कभी पढ़ा है? यस
नहीं याद होगा, पढ़ा यार। इसका मैग्नीट्यूड होगा इंटीग्रल ऑफ ई डी आर, माइनस ही लिख दें तो साइन भी आ जाएगा। चलो, पूरे एक सर्कुलर ट्रैक में एक वोल्टेज डिफरेंस आता है, एक बैटरी लगती है, ये बात फैराडे ने बताई थी, और उस बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फिलहाल यहाँ पर टर्न का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, लेकिन फ्लक्स का चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यार इनमें कौन सी चीज चेंजिंग है, थीटा तो 0 डिग्री है, नेगेटिव फील्ड। मैं यार एक जनरल आर दूरी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट पे, तो क्या इस पॉइंट से होता हुआ जो सर्किल है उसके अंदर का फ्लक्स मैटर करेगा? तो एरिया में हम पता है क्या लिखने वाले हैं, एरिया में हम लिखने वाले पाई जनरल आर स्क्वायर। ये बाहर की बात करें अंदर की? ओके, ये मैं बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर की, यहां एम की। तो बता, अगर एम पॉइंट की बात कर रहा हूं और मुझे फ्लक्स लिखना है तो आर लिखेंगे या कैपिटल आर लिखेंगे? यार इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया की जगह पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इन सब में चेंजिंग चीज क्या है, इन सब में चेंजिंग चीज क्या है, डीवी बाई डी टी। तो हम यार पाई आर स्क्वायर बाहर लिख देते हैं और डीवी बाई डी टी बाहर लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं। जी जी, कहाँ से? हाँ जी बताएं। हाँ हाँ, कितना कितना है, और 6 का भी बता सकते हैं? 6 का नाम अलग है, वो अभी हमने नाम चेंज कराया है नगर निगम में, आप पता नहीं आपके इसमें हुआ है कि नहीं, वो कोई अग्रवाल है शायद। अच्छा, हमें इस बिल्डिंग में एक लाइन खिंचवाना है, क्योंकि लाइन पानी की आई नहीं हुई है। सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है कि हाँ हमें वाटर लाइन सप्लाई चाहिए, है ना। अभी हम किसी को पैसा दे रहे हैं, कभी टैंकर मंगाते हैं, इसके बाद हम पैसा भी भरेंगे जल निगम का, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। तो क्या लाइन के लिए हमें क्या करना है? हम्म, अच्छा, आप इतना सा कष्ट करेंगे कि हमको यूजीएफ 6 और 7 का बिल भेज दीजिए व्हाट्सएप में। ठीक ठीक, ओके। हाँ भाई, क्या ई को मैं लिख सकता हूं, ये ईएमएफ है, फैराडे लॉ वाला ईएमएफ है, ईएमएफ को हम लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर। माइनस माइनस खत्म कर देते हैं यार, एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं यार, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो माइनस माइनस खत्म, ई का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाई 2r डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब ये चाहे फॉर्मूला मान लो चाहे ये स्टेप मान लो, ईएमएफ की जगह ई इंटू 2 पाई आर लिखा है, क्योंकि पूरे सर्किल का लेंथ कितना था, है ना, ये ई इंटू डी एस होता था बेसिकली, तो डी एस का मतलब पूरे सर्किल का लेंथ, डी एस लिख देता हूं, ठीक है। पूरे सर्किल का लेंथ 2 पाई आर हो गया। अच्छा, यहां पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि फ्लक्स केवल इतने रीजन में है। तो बताओ नीचे वाले डिस्कशन में क्या होगा, क्या अंतर आएगा? लेफ्ट साइड तो वही रहने वाला है, बताओ कहां अंतर आने वाला है? अगर अंदर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो बस यहां पर जो मैंने डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स किया था बी ए कॉस 0, तो एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फ्लक्स इसी के अंदर का लिखेंगे ना,
तो बताओ यार, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ई का आंसर आएगा स्मॉल आर बाई 2 dB बाई dt। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं अंदर और बाहर के, कभी सीधे सीधे पूछ लिए जाए इस बात की संभावना है। तो यहां तक का होमवर्क सबको करके लाना ही है, आगे बढ़ते हैं, आगे जितना हो जाए। यस, एसी चालू होने वाला है, सर्दियों में एसी चालू ना करें। चालू तो कर ही देते हैं यार, इससे होमवर्क नहीं देंगे, पर जितना हो सकता है होमवर्क से ठीक पहले अगली क्लास में डबल हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये वाला एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है। हाँ। करोगे यहीं बैठ के करो, जाओगे नहीं तुम लोग, चले जाते हो। 15 मिनट तक नहीं जाएंगे, 15 नहीं तो 4:30 बजे तक नहीं जाएंगे। 4:30 1:30 बजे तक। तो 1 घंटे क्या करोगे यार? लगाओ। 1:30 बजे तक फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं देखोगे तुम। 1:30 बजे तक फिजिक्स देखना है। क्यों 1:20 क्या? भाई 2 बजे क्लास होती तो आधा घंटे का रेस्ट तो वैसे ही है। सवाल लगाना है केमिस्ट्री का, चेक होंगे। सारा काम तुम लोग यहीं आके करते हो, घर पे क्या करते हो? फिजिक्स घर पे करते हो? अच्छा, आंसर ज्यादा सुनाई नहीं देते मुझे। तो 1:20 तक सब लोगों को फिजिक्स का मॉड्यूल ओपन रखना है, और जो भी क्वेश्चन है करते जाए। अगर कुछ बहुत बड़ा मुद्दा आए तो पूछ भी सकते हैं। अभी स्टॉप नहीं किया क्या? बातें मत रिकॉर्ड किया करो।